हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सब लोगों का यूपीएससी विद पायल गुप्ता में। हम चैप्टर नंबर 8 सक्सेसफुली कर चुके हैं। आज के सेशन में हम मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 9 में सोशो रिफॉर्म्स की बात है, रिलीजियस रिफॉर्म्स की बात है। किसने कौन कौन से रिफॉर्म्स किए थे? देखो, चैप्टर 8 में क्या था, एक होलिस्टिक पिक्चर आपको मिली थी कि क्या जरूरत थी रिफॉर्म्स करने की, कैसे कैसे रिफॉर्म्स की नीड हमको फील हुई। इस जो चैप्टर में चैप्टर 9 के अंदर क्या होगा, आप लोगों को डिटेल्स मिलेगी, फैक्चुअल डिटेल ज्यादा मिलेगी। और चैप्टर 9 से 2021 मेंस में जीएस 1 का एक क्वेश्चन बना है, उस क्वेश्चन को भी आज आपका आंसर इस आज की क्लास से प्रिपेयर हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन 2021 जीएस 1 मेंस के पेपर में आया है जो इस चैप्टर से क्लियर होगा। ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू यंग बंगाल एंड ब्रह्म समाज। आज के सेशन में हम ब्रह्म समाज को डिटेल में कवर कर लेंगे और आप लोगों को पता लग जाएगा कि क्या लिखना है इसमें, क्या नहीं लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2021 यानी जो कल हुआ है जीएस 1 का क्वेश्चन आया था, ब्रह्म समाज के बारे में इससे पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हमारा यंग बंगाल भी डिस्कस होगा, लेकिन आज के सेशन में हम ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन रॉय के ऊपर फोकस करेंगे। तो देख लेते हैं चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है जनरल सर्वे ऑफ सोशो कल्चरल रिफॉर्म्स मूवमेंट। सबसे पहली हेडिंग आपको आपकी बुक में मिलेगी, सोशो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड देयर लीडर्स। कौन कौन से लीडर्स कौन से मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है राजा राम मोहन रॉय का, जो ब्रह्म समाज को इस्टेब्लिश करते हैं। देख लेते हैं कैसे है राजा राम मोहन रॉय। ये आप देख रहे हो जो पिक्चर, ये राजा राम मोहन रॉय की है और इनको अपने युग का रिनेसांस यानी कि इंडियन रिनेसा या मॉडर्न मैन कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले पहल की थी सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म्स करने की। राजा राम मोहन रॉय का जन्म जो हुआ था वो 1772 में हुआ था। कहाँ हुआ था? राधानगर, बंगाल के अंदर राधानगर नाम से एक शहर है, वहां पे इनका जन्म होता है। जन्म के दौरान, अब देखो होता क्या है, मैं पहले आपको ना इनका नेचर बता दूं जिससे आप लोगों को प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी क्लियर करने में दिक्कत नहीं होगी और मेंस में भी पूरा जो ब्रह्म समाज का क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको आप लिख पाओगे कि कैसे ब्रह्म समाज का उदय हुआ, कैसे ब्रह्म समाज बनता है। देखो क्या होता है, बंगाल के अंदर इनका जन्म होता है 1772। अब जब जन्म होता है, जन्म के बाद ये बहुत सारे वेदास को और बहुत सारे उपनिषद को समझते हैं, उनको सीखते हैं कि उनमें क्या है, वेद में क्या है, उपनिषद में क्या है। फिर उसके बाद ये वाराणसी चले जाते हैं, ठीक है, वेदों को और ज्यादा समझने के लिए। वाराणसी में जब थे, ये इनको इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन इनके अंदर इंग्लिश सीखने की इच्छा बहुत थी। जब ये वाराणसी से वापस लौटते हैं 1790 में, जब ये वाराणसी से वापस लौटते हैं तो इनकी मुलाकात एक तांत्रिक से होती है जिनका नाम है विद्यावघीश। इनके दोस्त ही थे, विद्यावघीश नाम के तांत्रिक से इनकी मुलाकात होती है। ठीक है, तो ये तांत्रिक इनको इंट्रोड्यूस कराते हैं एक ब्रिटिशर से जिसका नाम था विलियम कैरी। किससे इंट्रोड्यूस कराते हैं? विलियम कैरी से। विलियम कैरी कौन है? एक क्रिश्चियन मिशनरी है, क्रिश्चियन मिशनरी है। ये क्रिश्चियन मिशनरी हमारे वेदों का ज्ञान जानना चाहता था और हमारे राजा राम मोहन रॉय इंग्लिश सीखना चाहते थे। तो राजा राम मोहन रॉय ने ये कहा कि आप मुझे इंग्लिश सिखा दो, मैं आपको वेद सिखा दूंगा। तो इस तरीके से इंग्लिश भी सीख ली राजा राम मोहन रॉय ने। जब इंग्लिश का ज्ञान भी इनको आ चुका, इंटेलेक्चुअल पर्सन है, वेद उपनिषद जानते हैं, तो इन लोगों को रेवेन्यू क्लर्क की नौकरी मिल जाती है। राजा राम मोहन रॉय को क्लर्क की नौकरी मिल जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी में। अब सारे दिन ये अंग्रेजों के बीच में रहते हैं, सारे दिन ये क्रिश्चियंस के बीच में रहते हैं और उनके काम करने का तौर तरीका सब कुछ सीखते हैं। इधर उधर ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर भी इनको भेजा जाता है, क्योंकि क्लर्क है तो कंपनी के काम से इनको इधर उधर भी जाना पड़ता है। ठीक है, ये इनको जगह जगह पे, उस समय आपको पता है जमींदारी सिस्टम आ चुका था और क्योंकि ये क्लर्क थे तो इनको जमींदारी कलेक्ट करने के लिए भी भेजा जाता था। इनको जमींदारी कलेक्ट करने के लिए भी भेजा जाता था पूरे भारत के अंदर। अब जिस समय ये जमींदारी कलेक्ट करने के लिए घूम रहे थे तो बंगाल में इनकी मुलाकात बहुत सारे सूफी लोगों से भी हो जाती है। पहले क्रिश्चियन मिशनरी से मिले, फिर उसके बाद इंग्लिश सीख के इनको क्लर्क की नौकरी मिल गई। क्लर्क की नौकरी मिलने के बाद इनको जमींदारी कलेक्ट करने के लिए जब इधर उधर भेजा जा रहा था और ये पूरे बंगाल में घूमते थे तो इनकी मुलाकात सूफी लोगों से होती है और सूफी लोगों से जब मुलाकात होती है ये उनसे भी ज्ञान लेते हैं और वननेस की बातें सीखते हैं। आप देखते हो ना, ये मोनोथिज्म को प्रमोट करते हैं, मोनोथिस्ट है ये। मोनोथिज्म यानी कि एक ही भगवान की पूजा
जगह जगह भगवान, मतलब अलग अलग भगवान। पॉलीथिज्म में बिलीव नहीं करते थे ये, पॉलीथिज्म के खिलाफ खड़े हुए थे, मोनोथिस्ट थे ये। तो सूफी लोगों से ये वननेस के बारे में सीखते हैं। इनिशियली इन्होंने सोसाइटी के अंदर कोई भी रिफॉर्म नहीं किए थे, पहले इन्होंने सोसाइटी को जानना चाहा। सोसाइटी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, सोसाइटी में कैसे कैसे लोग हैं, पहले उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त की। सूफी लोगों से मिलने के बाद इन्होंने अपनी खुद की एक बुक लिखी जिसका नाम था महानिर्वाण तंत्र। क्या नाम था? महानिर्वाण तंत्र। ये अगर पूछ लिया जाए प्रीलिम्स के अंदर तो आपको बताना होगा, इन्होंने अपनी खुद की एक बुक लिखी थी महानिर्वाण तंत्र, और इसका इंग्लिश वर्जन भी आया था द बुक ऑफ ग्रेट लिबरेशन। बुक ऑफ ग्रेट लिबरेशन। तो ये दोनों बुक इनकी है, एक इंग्लिश वर्जन है, एक हिंदी वर्जन है। महानिर्वाण तंत्र और बुक ऑफ ग्रेट लिबरेशन दोनों राजा राम मोहन रॉय की है, अगर प्रीलिम्स में आपसे पूछ लिया जाता है तो। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके आगे की कहानी बढ़ते हैं। इन बुक के अंदर क्या आइडियाज हैं, ये बुक जो लिखी इन्होंने, ये किस आइडिया के ऊपर बेस्ड है मैं आपको बता दूं। ये यूनिटेरियन आइडिया के ऊपर बेस्ड है, यानी यूनिटी की बात करते हैं, सभी लोगों का भगवान एक ही है, अलग अलग भगवान नहीं होते। ये जो बुक्स है ये यूनिटेरियन आइडिया के ऊपर बिलीव करती है, वननेस की बातें करती है। ठीक है, और राजा राम मोहन रॉय ने कैलकाटा के अंदर, राजा राम मोहन रॉय ने कैलकाटा में एक कमेटी भी बनाई थी, यूनिटेरियन कमेटी, और उस कमेटी को यह काम दिया गया था कि आपको वननेस की फीलिंग लोगों के अंदर फैलानी है। ठीक है, इन्होंने कैलकाटा में यूनिटेरियन कमेटी भी स्टैब्लिश की थी। किसकी बातें हो रही है? राजा राम मोहन रॉय की बातें हो रही है। ठीक है, तो जब ये बहुत सारे सूफी से मिलते हैं, वननेस की बातें करते हैं, तो इन्होंने एक और बुक लिख दी। कौन सी बुक लिख दी? दो बुक हम अभी पढ़ चुके हैं इनकी, कौन कौन सी? महानिर्वाण तंत्र और बुक ऑफ ग्रेट लिबरेशन। एक और बुक ये लिख देते हैं जिसका नाम था तुहफत मुवाहिदीन। क्या नाम था बुक का? तुहफत मुहाविदीन। मुहाविदीन, तुहफत मुहाविदीन। ये बुक भी राजा राम मोहन रॉय लिख देते। इस बुक के अंदर क्या है? इट इज अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ये सारी बातें आपकी स्पेक्ट्रम में आएंगी। पहले हम बेस समझ लेते हैं कि राजा राम मोहन रॉय एज ए पर्सनैलिटी कैसे थे। 1803 में ये इस बुक को लिखते हैं, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट या तोहफत मुहाविदीन। ठीक है, इस बुक के अंदर भी वननेस की बातें की गई है। यानी आप देखोगे जो राजा राम मोहन रॉय आगे जाके ब्रह्म समाज जब इस्टेब्लिश करेंगे और वहां पे मोनोथिज्म को प्रमोट करेंगे, पॉलीथिज्म के अगेंस्ट खड़े होंगे, तो इनका ये नेचर क्यों डेवलप हो रहा है? इनकी मुलाकात हमेशा से ही ऐसे ऐसे लोगों से हो रही है, क्रिश्चियन मिशनरीज हैं या फिर सूफी लोग हैं जो वननेस की बातें करते हैं, जो यूनिटी की बातें करते हैं। ठीक है, कि एक ही भगवान है, अलग अलग भगवानों की पूजा ना की जाए। अब समय आगे बढ़ता है। ठीक है, इन्होंने, वैसे मैं बता दूं, इन्होंने एक और पैम्फलेट, हिंदू पैम्फलेट भी लिखा था जिसका नाम था गायत्री अर्थ, क्योंकि ये वेदों की बातें जानते थे। और उस समय क्या था, वेद सिर्फ ब्राह्मण पढ़ सकते हैं। ठीक है, तुच्छ लोगों को, शूद्र लोगों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तो इन्होंने वेदास पढ़े, राजा राम मोहन रॉय ने वेदास पढ़े, तो इन्होंने ये देखा कि जो ये ब्राह्मण लोग हैं ये तो बहुत गलत इंटरप्रिटेशन सोसाइटी के अंदर फैला रहे हैं वेदास का। तो इन्होंने उस वेदास को प्रमोट करने के लिए एक और पैम्फलेट छापा था अपना जिसका नाम था गायत्री अर्थ। गायत्री अर्थ। तो अगर प्रीलिम्स के अंदर पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा लिटरेचर या कौन सी बुक या कौन सी चीज राजा राम मोहन रॉय से नहीं जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई है, तो आपको बातें याद रखनी है। अभी तक हमने देखा महानिर्वाण तंत्र, बुक ऑफ ग्रेट लिबरेशन, तोहफत मुवाहिदीन, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट और गायत्री अर्थ। ये चीजें राजा राम मोहन रॉय के द्वारा लिखी जाती है। अब समय आता है 1813 का। 1813 का वॉरेन हेस्टिंग का समय आता है, और जो हेस्टिंग है वो क्या करते हैं, 1 लाख रुपए, आपको पता है चार्टर एक्ट आता है 1813 का, क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन दी जाती है अपना धर्म फैलाने की, और 1 लाख रुपए भारतीयों की एजुकेशन के ऊपर खर्च करने को कहा जाता है। अब राजा राम मोहन रॉय हेस्टिंग से पूछते हैं कि आप इसको कैसे स्पेंड करोगे, तो हेस्टिंग कहते हैं कि मैं कॉलेज बनवा रहा हूं। तो इन्होंने 2 कॉलेज भी बनवाए, 2 संस्कृत कॉलेज बनवाए, दोनों ही संस्कृत कॉलेज बनवाए गए। कहां कहां पे? एक बनवाया कैलकाटा में और एक बनाया आगरा में। ये कॉलेज किसने बनवाए? ये हेस्टिंग ने बनवाए हैं। राजा राम मोहन रॉय इन कॉलेज के अगेंस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि राजा राम मोहन रॉय जब पूरे वर्ल्ड के अंदर घूम रहे हैं, जब पूरे इंडिया के अंदर भी घूम रहे हैं, तो इन्होंने एक चीज फील की कि भारत के लोग सिर्फ संस्कृत का ज्ञान लेके कुछ नहीं कर सकते, इनको वेस्टर्न एजुकेशन तो सीखनी ही पड़ेगी।
तो यहाँ पे हेस्टिंग से राजा राम मोहन रॉय ऐसा कहते हैं कि ये संस्कृत कॉलेज तो मैं भी स्टैब्लिश कर दूंगा, ये तो मैं भी सिखा दूंगा अपने लोगों को, आप यहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन लेके आओ, आप यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन लेके आओ। तो संस्कृत कॉलेज के खिलाफ है कौन? 1813 में राजा राम मोहन रॉय। और ये संस्कृत के कॉलेज कैलकाटा और आगरा के अंदर वॉरेन हेस्टिंग स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, अब राजा राम मोहन रॉय को ऐसा फील होता है कि अंग्रेज लोग तो सिर्फ हमको कुएं का मेंढक बनाना चाहते हैं, क्यों ना मैं मेरे आइडियाज पूरी सोसाइटी के अंदर प्रमोट करूं, मैं मेरे आइडियाज पूरी सोसाइटी में प्रमोट करूं। और उस प्रमोशन के लिए ये क्या करते हैं, 1814 में 1814 में आत्मीय सभा बना देते हैं। आत्मीय सभा बना देते हैं। इस आत्मीय सभा का क्या काम है, ये एक ऐसा ग्रुप बन गया लोगों का जिसका काम क्या है, वननेस फैलाना, जिसका काम क्या है, वेदांता की नॉलेज देना, वेद्स की नॉलेज देना, जिसका काम क्या है, नॉन आइडोलेट्री यानी मूर्ति पूजा का विरोध करना कि कोई भगवान का रूप नहीं है। ठीक है, नॉन आइडोलेट्री को मानते हैं, जिसका मकसद क्या था, मोनोथिज्म को प्रमोट करना। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि आत्मीय सभा का क्या क्या मकसद था, आप बताओगे वननेस को प्रमोट करना, वेदांता को प्रमोट करना, मोनोथिज्म को प्रमोट करना और नॉन आइडोलेट्री को यानी मूर्ति पूजा का खंडन करना, मूर्ति पूजा के अगेंस्ट खड़ा होना। ये आत्मीय सभा की बातें थी जो राजा राम मोहन रॉय बनाते हैं। ठीक है, अब राजा राम मोहन रॉय के साथ बहुत सारे और इंटेलेक्चुअल जुड़ जाते हैं। राजा राम मोहन रॉय के साथ बहुत सारे और इंटेलेक्चुअल लोग जुड़ जाते हैं इनकी आत्मीय सभा में, जिसमें से पहला नाम क्या आता है, देवेंद्र नाथ टैगोर। क्या नाम आता है, देवेंद्र नाथ टैगोर। कौन थे, ये आप देख पा रहे हो, ये देवेंद्र नाथ टैगोर थे। ये राजा राम मोहन रॉय के डिसाइपल बन जाते हैं, ये उनके शिष्य बन जाते हैं और आत्मीय सभा से जुड़ जाते हैं। ठीक है, आत्मीय सभा से जुड़ जाते हैं। और ये जो आत्मीय सभा थी ना, ये आत्मीय सभा देवेंद्र नाथ टैगोर से पहले, ये देवेंद्र नाथ टैगोर आप देख रहे हो, इससे पहले ये आत्मीय सभा से नहीं जुड़ते, सॉरी, ये आगे जुड़ेंगे जो इनकी डेथ के बाद, जो राजा राम मोहन रॉय की डेथ के बाद ब्रह्म समाज को आगे लेके जाएंगे। अभी तो देखो ब्रह्म समाज की स्टैब्लिशमेंट हुई ही नहीं है। ठीक है, अभी ब्रह्म समाज की स्टैब्लिशमेंट हुई ही नहीं है। आप अभी यहां देखें, अभी तक क्या हुआ है, अभी आत्मीय सभा बन गई है। जब आत्मीय सभा बनती है तो और भी बहुत सारे इंटेलेक्चुअल राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलते हैं। उनमें से एक नाम क्या था, द्वारकानाथ टैगोर। क्या नाम था, द्वारकानाथ टैगोर। ये आत्मीय सभा के हिस्से बन जाते हैं। रामचंद्र वैद्य ये भी राजा राम मोहन रॉय के साथ मिल जाते हैं। ये बड़े बड़े लीडर थे, उस समय के बड़े बड़े रिफॉर्मर के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, अब होता क्या है, इनकी आत्मीय सभा बहुत लंबी नहीं चलती है, बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। तो ये जो शिष्य है राजा राम मोहन रॉय के, ये इनको यही कहते हैं कि कोई बात नहीं, आत्मीय सभा नहीं चली, हम कुछ और बनाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और बनाएंगे। अब होता क्या है, 1817 में डेविड हेयर कॉलेज बनाते हैं, हिंदू कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट करते हैं। और उस हिंदू कॉलेज के अंदर राजा राम मोहन रॉय, द्वारकानाथ टैगोर, रामचंद्र वैद्य, ये सभी लोग इसकी सपोर्ट करते हैं, डेविड हेयर की सपोर्ट करते हैं हिंदू कॉलेज के अंदर। संस्कृत कॉलेज जो हेस्टिंग ने बनाए हैं उसके अगेंस्ट खड़े हैं। ठीक है, लेकिन जो हिंदू कॉलेज डेविड हेयर ने बनाया है उसके सपोर्ट में है, क्योंकि इस हिंदू कॉलेज के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन भी दी जा रही थी, मॉडर्निज्म की बातें भी की जा रही थी, मॉडर्न एजुकेशन भी दी जा रही थी, इसलिए ये लोग हिंदू कॉलेज को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, अब धीरे धीरे जो राजा राम मोहन रॉय हैं वो बहुत सारे क्रिश्चियंस के संपर्क में आते हैं, उनकी क्रिश्चियनिटी को भी समझते हैं और वो एक और बुक लिख देते हैं। उस बुक का नाम क्या है, बुक का नाम है परसेप्ट्स ऑफ जीसस। ठीक है, ये बुक लिख देते हैं वो 1820 में राजा राम मोहन रॉय, जिसके अंदर क्रिश्चियनिटी को भी समझा रखा है। और यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय ये कुछ ऐसा निष्कर्ष निकालते हैं कि क्रिश्चियनिटी में भी कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो ये क्रिश्चियन धर्म पे बेस्ड परसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये एक बुक राजा राम मोहन रॉय एक और लिख देते हैं। सूफी से मिले तो तहफुत मुवाहिदीन लिख दी थी। ठीक है, उससे पहले वो लोग दो बुक लिख चुके हैं। कौन कौन सी, एक तो लिख चुके हैं महानिर्वाण तंत्र और बुक ऑफ ग्रेट लिबरेशन। एक और बुक हमने देखी थी राजा राम मोहन रॉय की, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। तो ये बातें हम लोगों ने देख ली है। ठीक है, अब और क्या होता है वो समझना। राजा राम मोहन रॉय अब आगे कैसे बढ़ते हैं, इन्होंने देखा कि मैं कोई बुक लिखता हूं, मैं कोई जर्नल लिखता हूं, वो बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंचती।
क्यों ना मैं न्यूज़पेपर लिखूं। न्यूज़पेपर तो हर किसी इंसान के हाथों तक पहुंचेगा, अमीर के भी गरीब के भी। तो ये अपने दो न्यूज़पेपर निकालते हैं। एक न्यूज़पेपर का नाम था संवाद कौमुदी। क्या नाम था? संवाद कौमुदी। और एक न्यूज़पेपर का नाम था मिरात उल अखबार। मिरात उल अखबार। इस मिरात उल अखबार के अंदर ये बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स की बातें करते थे। इसके अंदर जो ये एडिटोरियल लिखते थे, जैसे आज आप हिंदू के अंदर एडिटोरियल पढ़ते हो, ऐसे ही ये एडिटोरियल्स छापते थे। कभी इस एडिटोरियल में ड्रेन ऑफ वेल्थ की बातें होती थी, कभी इस एडिटोरियल में सती के अगेंस्ट बातें थी, एंटी सती मूवमेंट की बातें चलती थी, कभी इसके अंदर वननेस की बातें करते थे। मतलब अपने आइडियाज अब इन न्यूज़पेपर के माध्यम से राजा राम मोहन रॉय लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, 1818 तक ये आत्मीय सभा चलती है, ज्यादा नहीं चलती है। उसके बाद क्या करते हैं ये लोग? 1825 में तीनों लोग मिलके द्वारकानाथ टैगोर, रामचंद्र वैद्य और राजा राम मोहन रॉय 1825 में वेदांता कॉलेज को इस्टेब्लिश कर देते हैं। कौन सा कॉलेज बना देते हैं? वेदांता कॉलेज बना देते हैं। और वेद को, जो वेद थे जिसको सिर्फ पहले ब्राह्मण लोग पढ़ सकते थे, इसको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर प्रीच करते हैं, ताकि हर किसी इंसान तक वेदों की रैशनल नॉलेज पहुंच सके। ठीक है, 1828 में वेदांता कॉलेज को प्रयोग करके, वेदांता कॉलेज के माध्यम से अपने आइडियाज लोगों तक फैलाते हैं। और इन आइडियाज को और ज्यादा पैर देने के लिए, और ज्यादा बढ़ाने के लिए ये ब्रह्म समाज का गठन कर देते हैं। किसका? ब्रह्म समाज का गठन कर देते हैं। पहले नाम रखते हैं ब्रह्म सभा, और 1829 में इसको नाम क्या दे देते हैं? ब्रह्म समाज, जो अपना क्वेश्चन भी बना था यूपीएससी के अंदर। तो कैसे ब्रह्म समाज बना, आप बताओगे? ब्रह्म समाज जो भी आइडियाज देता है वो कहां से आए, ये आप शुरू से बताओगे कि पहले वो इनसे मिले, फिर उनसे मिले। ठीक है, जिससे क्या होता है कि सूफी लोग, क्रिश्चियन लोग, कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो उनके अंदर वननेस या मोनोथिस्ट की भावनाएं लेके आ रही थी, एंटी प्रथा, एंटी सती मूवमेंट की भावनाएं लेके आ रही थी। तो अब 1828 में जाके ब्रह्म सभा बनता है, और 1829 में जाके ब्रह्म समाज बनता है। ठीक है, इस ब्रह्म समाज का सबसे बड़ा रिफॉर्म जो जाना जाता है वो एंटी सती के लिए जाना जाता है। विलियम बेंटिक के साथ मिलके बहुत सारे कानून पास करवाए जाते हैं सती को रोकने के लिए, सती को मर्डर घोषित करने के लिए। ठीक है, होता क्या है, अब जो ये ब्रह्म सभा बन गया, ब्रह्म समाज बन गया, इसका जो पहला आचार्य था, इस ब्रह्म समाज का पहला जो आचार्य था, रामचंद्र वैद्य को पहला आचार्य बना दिया जाता है ब्रह्म सभा का। किसको? रामचंद्र वैद्य, जो इसके डिसाइपल थे, आत्मीय सभा से ही इसके शिष्य रहे हैं। रामचंद्र वैद्य को फर्स्ट आचार्य बना दिया जाता है ब्रह्म समाज का। उम्मीद करती हूँ यहां तक आप लोग समझ रहे हो, और अगर समझ आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक बटन को हिट कर देना। ब्रह्म समाज कोई नया धर्म नहीं फैलाना चाहते थे। ब्रह्म समाज का मेन मकसद क्या था? जो हमारा धर्म है हिंदुइज्म को ही और ज्यादा प्योर करना, ये ब्रह्म समाज का मकसद था। नया धर्म नहीं लेना चाह रहे हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? वेदों को प्रीच करते हैं, उपनिषद को प्रीच करते हैं। इन्होंने एक और पैम्फलेट लिखा इन वेदास को आगे बढ़ाने के लिए। उस पैम्फलेट का नाम और सुन लीजिए, वेदों को और बढ़ाने के लिए अनुष्ठान नाम से एक पैम्फलेट जारी किया राजा राम मोहन रॉय ने, जिसके अंदर वेदों की इंपॉर्टेंस, उपनिषद की इंपॉर्टेंस, इसके बारे में लोगों तक अपना मैसेज जो है वो बढ़ाया। ठीक है, एक और पब्लिकेशन इन्होंने की अपनी, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, बुक के ऊपर ही जो बातें मैं बता रही हूँ, ये बातें बुक में नहीं है, बुक के ऊपर ही पेंसिल से लिखते चलो। द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। अभी तक बहुत सारी किताबें, बहुत सारे पैम्फलेट, बहुत सारे जर्नल्स की मैं बातें कर चुकी हूँ, ये सब राजा राम मोहन रॉय से जुड़े हुए हैं। ये और क्या करते थे? क्योंकि इनको जमींदारी कलेक्ट करने के लिए भेजा जाता था। इन्होंने देखा ये जमींदार लोग किसानों को बहुत ज्यादा ऑपरेसिव वे में परेशान करते हैं, बहुत ज्यादा ऑपरेशन करते हैं। तो इन्होंने उसकी निंदा की, मतलब कि जो बंगाल जमींदार की ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस थी, ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस है बंगाल जमींदार की, उसको भी इन्होंने कंडेम किया, उसकी भी निंदा की कि आपका ये तरीका सही नहीं है किसानों को परेशान करने का। और इन्होंने क्या डिमांड की कि रेंट को फिक्स कर दिया जाए, रेंट को फिक्स कर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि आप कितना भी मांग रहे हो, कभी भी बढ़ा रहे हो, कभी भी कम कर देते हो, रेंट को फिक्स कर दिया जाए। मिरातुल अखबार में इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की भी बातें की थी। ठीक है, ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं। अब आगे क्या होता है? 1830 में जो अकबर टू है, 1830 में अकबर टू जो एक मुगल राजा था, वो
राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल दे देता है, राजा का टाइटल दे देता है। ठीक है, तो राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल कौन देता है अगर पूछ लिया जाए तो आप बताओगे अकबर II, जो मुगल शासक था, वो राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल दे देता है। और आप देखना ये वो समय है जब ये अकबर II मेयर एक पेंशनर है, इसको पेंशन पे रखा जाता है। ठीक है, इसको पेंशन पे रखा जाता है। और जो विलियम बेंटिक है इस समय भारत के अंदर, विलियम बेंटिक क्या करता है, जितने भी राजा थे इनकी पेंशन को रिड्यूस कर देता है, इनकी पेंशन को रिड्यूस कर देता है। अब जब अकबर II की पेंशन भी रिड्यूस कर दी गई तो वो राम मोहन रॉय से बात करते हैं और कहते हैं कि आप मेरा ये केस रिप्रेजेंट करने के लिए लंदन जाओ। राम मोहन रॉय को लंदन भेजा जाता है इस पेंशन का केस रिप्रेजेंट करने के लिए। और 1833 में लंदन में ब्रिस्टोल नाम की जगह पे इनकी डेथ हो जाती है, एक नेचुरल डेथ होती है इनकी वहां पे। 1833 ब्रिस्टोल में इनकी डेथ हो जाती है। राम मोहन रॉय अब चल बसे, यानी ये स्वर्ग सिधार गए। अब जब राम मोहन रॉय खत्म हो गए, जब राम मोहन रॉय चले गए, तो अब ब्रह्म समाज का क्या होगा? क्या ब्रह्म समाज भी समाप्त हो गया? बिल्कुल नहीं, ब्रह्म समाज समाप्त नहीं होगा। तो क्या होगा ब्रह्म समाज के बाद के साथ, वो देखते हैं अब। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, द्वारकानाथ टैगोर ऑलरेडी इसके डिसाइपल है। ठीक है, द्वारकानाथ टैगोर जमींदारी एसोसिएशन चलाते हैं। ठीक है, सोशल एनलाइटनमेंट की बातें करते हैं ब्रह्म समाज, मतलब कि राजा राम मोहन रॉय की डेथ के बाद भी। ठीक है, तो क्या होता है इसके बाद, एक और पर्सन की एंट्री होती है और उन पर्सन का नाम क्या है, देवेंद्र नाथ टैगोर। ये आप देख रहे हो, इन पर्सन का नाम क्या है, देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर उस समय बहुत जाने माने एक सोशल रिफॉर्मिस्ट है। ठीक है, ये भी राजा राम मोहन रॉय को मानते थे, राजा राम मोहन रॉय के जो पॉलिसीज हैं उनका सम्मान करते थे। ठीक है, तो देवेंद्र नाथ टैगोर इनकी एंट्री होती है। समाज को, यानी कि ब्रह्म समाज को ये टेक ओवर कर लेते। ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर टेक ओवर कर लेते हैं 1860 तक, टिल 1860। ठीक है, तो 1833 से पहले राजा राम मोहन रॉय चला रहे हैं, 1833 के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज को चलाते हैं 1860 तक। ये पहले क्या चलाते थे, इससे पहले जब तक ब्रह्म समाज में नहीं आए थे तब तक इनको कैसे जानोगे आप, इन्होंने तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा का निर्माण किया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने। और तत्वबोधिनी पत्रिका भी इन्होंने, इनके ही नाम से छापी जाती थी। तो जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे ये भी एक तरीके से बहुत बड़े एक सोशल रिफॉर्मर थे उस समय के, और ब्रह्म समाज को खुद टेक ओवर कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे क्या होता है वो समझते हैं हम। बाय 1857 टू 1860 केशव चंद्र सेन, पूरा नाम लिख दूं मैं, केशव चंद्र सेन, ये कौन है? ये देवेंद्र नाथ टैगोर के डिसाइपल है, देवेंद्र नाथ टैगोर के डिसाइपल है। ये भी ब्रह्म समाज को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, और केशव चंद्र सेन के आते ही केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य बना दिया जाता है, ब्रह्म समाज का आचार्य बना दिया जाता है 1858 में। इसको, केशव चंद्र सेन को। कैसे है केशव चंद्र सेन, ये देख लीजिए, ये केशव चंद्र सेन है। 1858 में इनको ब्रह्म समाज का आचार्य बना दिया जाता है। सबसे पहले आचार्य कौन बने थे, मैंने आपको बताया था, द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है, ब्रह्म समाज का आचार्य 1858 में केशव चंद्र सेन को बना दिया जाता है। अब केशव चंद्र सेन और द्वारकानाथ और देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन दोनों मिलके गुरु शिष्य की जोड़ी श्रीलंका तक, पूरे भारत में और श्रीलंका तक ब्रह्म समाज के आइडियाज को प्रोपोगेट करते हैं। ठीक है, तो आगे क्या होता है, केशव चंद्र सेन बहुत सारे अपने जर्नल्स भी लिखते हैं। कौन कौन से जर्नल्स, जैसे कैलकाटा मिरर, इनकी एक पत्रिका बहुत फेमस है, कैलकाटा मिरर, केशव चंद्र सेन की। बम बोधिनी पत्रिका, ये भी केशव चंद्र सेन की थी। ठीक है, और दोनों मिलके, यानी देवेंद्र नाथ टैगोर और उनके शिष्य केशव चंद्र सेन, दोनों मिलके ब्रह्म समाज को आगे फैलाते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, केशव चंद्र सेन बहुत यंग थे, इनकी जो सोच थी वो बहुत यंग लोगों के जैसे थी, जबकि देवेंद्र नाथ टैगोर थोड़े से बुजुर्ग थे और उनकी सोच उस हिसाब से थी, मतलब दोनों की सोच में एक जनरेशन गैप था। इस गैप के चलते देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में लड़ाइयां उत्पन्न हो जाती है और ब्रह्म समाज का स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है ब्रह्म समाज। ठीक है, कब? 1862 के अंदर
ब्रह्म समाज स्प्लिट हो जाता है और इसके दो भाग बन जाते हैं। एक भाग को केशव चंद्र सेन चलाते हैं, एक भाग को देवेंद्र नाथ टैगोर चलाते हैं। जिसको केशव चंद्र सेन चलाते हैं उनको क्या नाम दे दिया इन्होंने कि ये मेरी अलग ब्रांच है, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया नाम दे दिया इसने उसको, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। और केशव चंद्र सेन उसको आगे लेके जाते हैं। और देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, आदि का मतलब क्या होता है? ओल्ड, मतलब कि ये कह रहे हैं कि जो पुराना ब्रह्म समाज है वो हमारा है, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय वाला ब्रह्म समाज हमारा है। केशव चंद्र सेन ने तो अपना नया बनाया है ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। और ये दोनों एक स्प्लिट के साथ आगे बढ़ते हैं। जो आदि ब्रह्म समाज है वो ज्यादा चल नहीं पाता, 1866 में ही ये बंद हो जाता है, फेल हो जाता है। और केशव चंद्र सेन इनकी बहुत वाहवाही भविष्य में होने लगती है, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया को आगे बढ़ाते हैं। अब केशव चंद्र सेन का मेन मकसद चाइल्ड मैरिज के खिलाफ लड़ने के लिए था, चाइल्ड मैरिज के लिए लड़ने के लिए था कि बच्चों की छोटी उम्र में शादी ना की जाए। और इनके साथ महाराष्ट्र में आत्माराम पांडुरंग नाम से एक प्रार्थना समाज को भी स्टैब्लिश कर लेते हैं। केशव चंद्र सेन और आत्माराम पांडुरंग दोनों मिलकर प्रार्थना समाज को स्टैब्लिश कर लेते हैं। हमारी स्पेक्ट्रम में आएगा प्रार्थना समाज के बारे में, डिटेल में बताऊंगी मैं। बहुत सारे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लेके आते हैं, चाइल्ड मैरिज के ऊपर बातें करते हैं कि बच्चों की इतनी छोटी उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए। और कानून भी आ जाता है कि 14 साल से पहले किसी भी लड़की की शादी नहीं होगी। लेकिन इसी बीच क्या होता है, केशव चंद्र सेन खुद की बेटी की, खुद की डॉटर की 13 वर्ष की उम्र में शादी कर देते हैं। 13 वर्ष की उम्र में शादी कर देते हैं, किससे? महाराजा ऑफ कूच बिहार। बंगाल के अंदर एक महाराजा है, बंगाल के अंदर जगह है कूच बिहार, और वहां के महाराजा से खुद की बेटी की शादी कर देते हैं, कूच बिहार के महाराजा से। जब शादी हो जाती है तो लोग कहने लगते हैं कि एक तरफ तो ये एंटी चाइल्ड मैरिज के लिए लड़ रहा है, दूसरी तरफ अपनी ही बेटी की इतनी कम उम्र में शादी कर दी, मतलब ये तो डबल फेस वाला पर्सन है। और लोग धीरे धीरे इनका साथ छोड़ने लग जाते हैं। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया का भी अंत होने लगता है, ठीक है। अब केशव चंद्र सेन ने ये देखा कि बंगाल में तो मेरी दाल नहीं गलेगी, तो ये दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली में अपनी एक न्यू बॉडी स्टैब्लिश करते हैं जिसका नाम क्या है? नव विधान। क्या नाम है? नव विधान। लेकिन दिल्ली के अंदर भी जो केशव चंद्र सेन है वो ज्यादा चल नहीं पाते, ठीक है। और दूसरी तरफ ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया का दूसरा नाम क्या बन जाता है? साधारण ब्रह्म समाज। लेकिन जब इतने सारे स्प्लिट हो जाते हैं तो ये जो बॉडीज हैं वो ज्यादा समय तक नहीं चल पाती और धीरे धीरे इनका अंत हो जाता है। तो ये पूरी कहानी थी ब्रह्म समाज को लेके जो हमने समझी। अब हम अपनी स्पेक्ट्रम को देख लेते हैं, स्पेक्ट्रम क्या कहती है। अब जल्दी से आप लोगों को सारी बातें समझ आ जाएगी। देखना, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं चलती हूँ। 1772 में इनका जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ? राधानगर में हुआ था, ठीक है। बहुत वर्सेटाइल थे ये, इनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, बहुत सारे धर्म के इनको ज्ञान था। इनको मॉडर्न इंडिया का, इंडियन रिनेसा का मॉडर्न मैन कहा जाता है, राजा राम मोहन रॉय को, ठीक है। ये हमेशा अपनी मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच रखते थे और ह्यूमन डिग्निटी और सोशल इक्वालिटी में बिलीव करते थे। मोनोथिज्म के आइडियाज को इन्होंने आगे किया और गिफ्ट टू मोनोथिज्म, याद करो सूफी से मिलने के बाद तुहफत मुवाहिदीन, तुहफत मुहाविदीन इस बुक को लिखते हैं ना, और इसी के साथ ही गिफ्ट टू मोनोथिस्ट को रोट करते हैं, यानी उसको भी लिखते हैं। बंगाल के अंदर वेदों को ट्रांसलेट करते हैं, 5 उपनिषदों को भी ट्रांसलेट करते हैं और मोनोथिज्म को आगे सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये बातें हमने अभी समझी है, अब जल्दी जल्दी सारा हो जाएगा। 1814 में आत्मीय सभा बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि अभी अपने आइडियाज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। 1813 में हेस्टिंग 1 लाख रुपए भारत के एजुकेशन पे खर्चा करता है, कॉलेज बनाता है, संस्कृत कॉलेज कलकत्ता और आगरा में। बातें याद आ रही होंगी। लेकिन इन्होंने उसका खंडन किया और खुद की सभा बनाई 1814 में, आत्मीय सभा, सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स, कलकत्ता के अंदर बनाते हैं। और मकसद क्या है आत्मीय सभा का? मोनोथिस्टिक आइडियल्स को, वेदांता को प्रमोट करना, आइडोलेट्री के अगेंस्ट खड़े होते हैं, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट खड़े होते हैं, मीनिंगलेस जो रिचुअल्स थे, सती वगैरह, सोशल इल्स, उनके अगेंस्ट आत्मीय सभा काम करती, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, ये रैशनलिज्म के प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। अलग अलग सेक्ट, जितने भी सेक्ट थे, हिंदू मुसलमान, सबको क्या कहते थे? रैशनल रहो, साइंटिफिक अप्रोच अपनाओ। जब ये क्रिश्चियंस के बीच में रहते हैं, क्रिश्चियनिटी को सीखते हैं, तो इन्होंने बुक क्या लिखी थी? परसेप्ट्स ऑफ जीसस, 1820 में। ये बात मैंने आपको बताई, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये बहुत ही क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल प्रोसेस के साथ आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म समाज का निर्माण करते हैं 1828 में। ये बताया मैंने आपको। 1825 में वेदांता कॉलेज के
को इस्टेब्लिश करने के बाद, वेदों को लोगों तक पहुंचाने के बाद ये खुद का ब्रह्म सभा बनाते हैं 1828 में, और 1829 में 1829 में ब्रह्म सभा को क्या नाम दे देते हैं? ब्रह्म समाज। ठीक है, अब इस ब्रह्म समाज का क्या मकसद क्या है? ब्रह्म समाज प्रेयर्स करवाता है, मेडिटेशंस कराता है, उपनिषद को बताता है, वेदास को बताता है। ठीक है, ये किसी भी तरीके की मूर्ति पूजा के विरोध करते हैं, आइडोलेट्री के अगेंस्ट खड़े होते हैं। ये सारे एजेंडास, हिंदुइज्म को प्योर करने का एजेंडा ब्रह्म समाज का था, मोनोथिज्म को फैलाना ब्रह्म समाज का एजेंडा था, वेदा और उपनिषदों को फैलाना ब्रह्म समाज का एजेंडा था। क्यों थे यही एजेंडे, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने कोई नया रिलीजन इस्टेब्लिश नहीं किया, उन्होंने हिंदुइज्म को ही प्योरीफाई करने की कोशिश की, और इसके अंदर जितनी भी एविल प्रैक्टिस थी, हिंदुइज्म में जितनी भी बुरी बुरी कुरीतियां थी, सोसाइटी के जो कस्टम्स थे जो अच्छे नहीं थे सोसाइटी के लिए, उसके अगेंस्ट बातें उठाई। अब जब सोसाइटी के साथ इतनी ज्यादा छेड़छाड़ राजा राम मोहन रॉय करेंगे, तो कुछ सोसाइटी के लोग इनके अगेंस्ट भी हो गए। जैसे उनमें से एक थे राजा राधाकांत देव, ये धर्म सभा चलाते थे और ये ब्रह्म समाज के खिलाफ खड़े हो गए। ये ब्रह्म समाज वाले पूरी सोसाइटी को खराब करेंगे। 1833 में 1833 में राजा राम मोहन रॉय की डेथ हो जाती है ब्रिस्टॉल नाम की जगह पे, जो लंदन में है। लंदन क्यों गए थे ये वहां पे? अकबर टू जो राजा थे उनके पेंशन का केस लड़ने के लिए, और अकबर टू ने ही इनको राजा का टाइटल दिया था। ब्रह्म समाज के फीचर क्या थे? पॉलीथिज्म को डिनाउंस करना, यानी पॉलीथिज्म को हटा के मोनोथिज्म लाना, आइडल वर्शिप को हटा के नॉन आइडोलेट्री को बढ़ाना। ठीक है, डिवाइन यानी कि कोई चमत्कारों में ये बिलीव नहीं करते थे। इट डिनाइड दैट, ये कहते थे भगवान का कोई रूप नहीं है, जो है ह्यूमन है, इंसानियत ही देवता है, आपकी सोल ही आपका भगवान है, ऐसा कहते थे। ये डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा में बिलीव नहीं करते थे, इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा के बारे में कोई डेफिनेट स्टैंड नहीं लिया। ठीक है, ये आत्मा की परमात्मा की ये बातें नहीं कर रहे, ये क्या कहते थे? ह्यूमन बीइंग में बिलीव करो। ठीक है, कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज किया ब्रह्म समाज ने। ये ब्रह्म समाज की कुछ फीचर्स थे जो हमने देखा। कौन कौन से सोशल रिफॉर्म्स इन्होंने किए? एंटी सती प्रैक्टिसेस को फॉलो किया इन्होंने, यानी सती को हटाने की कोशिश की। इन्होंने क्या कहा कि किसी भी धर्म में विडोज को ऐसे जिंदा जला देना ये एक मर्डर की तरह है, और ये किसी भी धर्म में अच्छा नहीं माना जाता। गवर्नमेंट रेगुलेशन 1829 में एक्ट आता है एंटी सती। ठीक है, इन्होंने पॉलीगैमी को अटैक किया, पॉलीगैमी के अगेंस्ट खड़े हुए। ये डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज बनाया था, वहां पे उसको सपोर्ट किया इन्होंने, ताकि लोगों के अंदर भी मॉडर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन आ सके। ठीक है, बंगाली ग्रामर की बुक ये निकालते हैं, वेदांता कॉलेज को एस्टैब्लिश करते हैं 1825 में, और वहां पे फिजिक्स की, मैकेनिक्स की ये पढ़ाई करवाते हैं, वेस्टर्न और सोशल फिजिकल साइंस की बातें करते हैं। ये स्टूडेंट्स के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। कौन कौन सी भाषा ये जानते थे? ही वॉज ए गिफ्टेड लिंग्विस्ट। कौन कौन सी भाषा ये जानते थे? संस्कृत, पर्शियन, अरबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, हर्ब्यू, यानी बहुत सारी लैंग्वेजेस को ये पढ़ चुके थे, सीख चुके थे, बहुत सारी किताबों को, बहुत सारे धर्मों को ये सीख चुके थे। और किस किस चीज के खिलाफ थे ये? बंगाली जमींदार प्रथा जो थी, ऑप्रेसिव प्रैक्टिसेस जो थी, उसके खिलाफ थे। इन्होंने कहा मैक्सिमम रेंट्स को फिक्स कर दिया जाए। ठीक है, टैक्स फ्री लैंड पे जो टैक्स लिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, उसके अगेंस्ट इन्होंने बातें की। ये इंटरनेशनलिस्ट थे, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड की बातें करते थे। इनका ज्ञान सिर्फ भारत तक नहीं था, ये यूनिवर्सल कैरेक्टर के थे, और लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को प्रमोट करते थे। नेपाल और स्पेनिश अमेरिका के रिवॉल्यूशंस को भी सपोर्ट किया इन्होंने। ठीक है, तो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थे। रॉय के बहुत सारे एसोसिएट्स थे, यानी जो इसका साथ देते थे, जैसे डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ, देवेंद्रनाथ टैगोर, पीके टैगोर, चंद्रशेखर देव और ताराचंद चक्रवर्ती। ये हमने कुछ नाम देखे जो रॉय के साथ एसोसिएट थे। तो ये सारी बात आपके ब्रह्म समाज से रिलेटेड थी, ये सारी बात राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड थी। कौन कौन सी बातें इन्होंने बताई, मैंने ये इतना डिटेल में आपको क्यों बताया है? क्योंकि ये क्वेश्चन 2021 में बना है। कैसे ब्रह्म समाज बना, कैसे हुआ, क्या काम किया इन्होंने, कैसे इसका उद्भव, ओरिजिन होता है, वो सारी बातें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। जो भी एस्पिरेंट्स नए जुड़े हैं, प्लीज वो यूपीएससी विद पायल गुप्ता, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और बहुत जल्दी मैं अब लाइव आऊंगी एग्रीकल्चर सेशन, GS3 एग्रीकल्चर इकोनॉमी का जो पोर्शन हमारा रहता है वो हम लाइव करेंगे। ठीक है, और साथ में मैं ऐप पर एग्जाम सेतु ऐप पर एनसीईआरटी के बैचेस लेके आ रही हूँ, एनसीईआरटी 6th से लेके 12th, जिसमें मेरे ई नोट्स भी आप लोगों को फ्री मिलेंगे।
ये भी मैं लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए एग्जाम सेतु ऐप पर। ठीक है, ये पेड होगा एग्जाम सेतु पर। एनसीईआरटी वाली जो बुक्स है वो पेड होगा, लेकिन बहुत ही कम फीस में मैं आप लोगों को ये कवर करवा दूंगी। ये फ्री चलेगा एग्रीकल्चर का कोर्स। ठीक है, लाइव बिल्कुल फ्री चलेगा, जिसमें एग्रीकल्चर पूरा टॉपिक हम लोग करेंगे और स्पेक्ट्रम जो है ये तो चल ही रही है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।